हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा यूएस टैरिफ्स के बारे में। वैसे तो इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, बट जितनी मेरे पास क्वेरीज़ आ रही हैं इससे रिलेटेड मेरे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि मैं एक-एक को जाके समझाऊँ कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि देखो, यहाँ पर हम सिर्फ़ एक एजुकेटेड गेस मार सकते हैं, जो भी हमारा छोटा-मोटा एक्सपीरियंस है, उससे चीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं कि आगे चीज़ें किस तरीके से पैन आउट करेंगी और हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कोई मैं आपको लिख के तो दे नहीं सकता कि जो आज मैं बोलने जा रहा हूँ, वो 100% ट्रू होगा ही होगा। तो चलिए पहले तो थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखो पहले तो एक जो वो वही चीज़ वापस रिपीट नहीं करेंगे। वो आपने 50 बार सुन लिया होगा कि भाई इंडिया पे 26% के आस-पास का टैरिफ लग गया, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड हमारी आईटी कंपनी और फार्मा कंपनी होंगी। उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि हम आज के डेट में आज 7th ऑफ अप्रैल को बैठ के क्या एक्शन्स ले सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी कंपनी है जिसको डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है यूएस से, तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं? अगर हम थोड़ा सेकंड लेवल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि भाई चाहे हमारे पास एक कंपनी है जो डायरेक्टली तो इम्पैक्टेड नहीं हो रही बट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट उसका है, तो उस केस में हमें क्या करना है? अगर हमें कोई नया कंपनी अपने पोर्टफोलियो के लिए स्काउट करना है, तो आज के मार्केट में उसको किस तरीके से करना चाहिए? क्या पैरामीटर्स लेने चाहिए? किस तरीके से हमें सोचना चाहिए करंट सिचुएशन में? तो उसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। तो वो ये जो रिपीट टेलीकास्ट सुन-सुन के हम आ रहे हैं, उन चीज़ों के बारे में हम बात थोड़ा-सा कम करने की कोशिश करेंगे। बेसिक कॉन्टेक्स्ट ज़रूर सेट करें, बट हाँ, उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करें। तो देखो, पहले तो एक चीज़ समझते हैं, अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी ऐसा कंपनी है जो एक्सपोर्ट कर रहा है, देखो समझो, कोई भी कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रहा है, हम ये कह ही नहीं रहे कि यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा है। यूएस में एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको तो घाटा है ही है, उसको तो प्रॉब्लम है ही है। बट जो सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहा है ना, उसको भी प्रॉब्लम है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर कोई हिंदुस्तान में कंपनी है जो बैठ के बल्ब बना रही है, तो सपोज कोई एक एक अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज लूमेक्स इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। लूमेक्स इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है, बट लूमेक्स इंडस्ट्री वो कंपनी है जो गाड़ियों के लिए लाइट बनाने का काम करता है। चाहे वो आपकी फ्रंट लाइट हो, जो डीआरएल्स हो, चाहे आपकी इंटीरियर लाइटिंग हो, इंडिकेटर लाइटिंग हो, ये सारी लाइट बनाने का काम करता है। तो सपोज लूमेक्स इंडस्ट्री यूएस में तो एक्सपोर्ट नहीं करता, बट वो आपके यूरोप में एक्सपोर्ट करता है और साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करता है। इन 2 ज्योग्राफी में उसका एक्सपोर्ट का काम है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस ने टैरिफ मारा और लूमेक्स इंडस्ट्रीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो आइडियली सिचुएशन में तो क्या होना चाहिए कि भाई यूएस ने इंडिया के ऊपर 26% टैरिफ मारा, तो अगर लूमेक्स का यूएस में अगर बिजनेस होता, मतलब लूमेक्स यूएस में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहा होता, तो उसकी जो वहां पर $100 की लाइट है, वो बढ़ के $126 की हो जाती। वो वहां पर कॉम्पिटेटिवनेस अपनी खो देता, वो प्राइस कॉम्पिटेटिव हो नहीं पाता और वो आउट ऑफ मार्केट चला जाता। बट अभी तो उसका प्रेजेंस यूरोप में है और साउथ अफ्रीका में है, तो आइडियली तो उसके साथ ये चीज नहीं होनी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। अब देखो समझते हैं क्यों नहीं होता। अब एक चाइनीज कंपनी भी है, चाइनीज कंपनी को हम कह लेते हैं XYZ कह लेते हैं, तो वो XYZ कंपनी भी यही काम करती है जो लूमेक्स करती है, बट उसका मेन मार्केट था यूएस। अब उस कंपनी को एक चीज समझ में आ गई कि यार मेरे ऊपर लग गया टैरिफ, भाई चाइना के ऊपर 34% के आसपास का टैरिफ लगा, तो जो मैं $100 में अपनी लाइट पहले यूएस भेज दिया करती थी, अब उसके $134 $134 पे करने पड़ेंगे अमेरिकन कंज्यूमर को। और वो इतना प्राइस पे नहीं करने वाला, वो किसी दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वो कोई इनग्रोन अमेरिकन ब्रांड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या कोई ऐसे ब्रांड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा जो मेरे से थोड़ा सा कम भाव में उसको वो प्रोडक्ट बेचने वाला है। तो इतना तो XYZ को क्लियर है कि उसका थोड़ा-सा मार्केट शेयर घटने वाला है अमेरिका में। बट एक और चीज़ है, वो अपनी फैसिलिटी तो बना के बैठा है। अब सपोज़ उसका 1 करोड़ लाइट्स बनाने का फैसिलिटी है चाइना में, तो अब उसके पास 1 करोड़ लाइट बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब उसने सारा का सारा अपनी पॉकेट में से तो लगाया होगा नहीं, उसने किसी न किसी से उधार लिया होगा, बैंक से डेट लिया होगा। उस डेट को उसको फाइनेंस भी करना है, उसको डेट को रीपे भी करना है। तो उसको एंड ऑफ द डे तो अपना प्रोडक्ट बेचना ही बेचना पड़ेगा, चाहे 10% 20% डिस्काउंट पे बेचना पड़े, उसको बेचना ही पड़ेगा। तो अब वो अमेरिकन कस्टमर के लिए क्या कर सकती है, वो अमेरिकन कस्टमर को हो सकता है 10% 15% डिस्काउंट पे दे दे, बट 34-40% तो डिस्काउंट दे नहीं सकती, वो $100 पे दे नहीं सकती। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो कैपेसिटी है उसको किसी दूसरी जगह डाइवर्ट करना पड़ेगा। उसको हो सकता है आपको इंडिया डाइवर्ट करना पड़े, साउथ अफ्रीका डाइवर्ट करना पड़े, यूरोप में डाइवर्ट करना पड़े, मेक्सिको, कनाडा, कहीं और दूसरी ज्योग्राफी में जहां पर चाइना और उस कंट्री के ट्रेड के बीच में कोई टैरिफ ना हो, वहां पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। वहां पर उसको थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, जिससे उसका सेल मेंटेन रहे, उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज हो,
कि भाई जो पहले उसकी सेल पे 50% का इम्पैक्ट पड़ रहा था, अब उसको मिनिमाइज करके 20% की इम्पैक्ट पे ले आया। तो अब देखो अब क्या हो रहा है, जो हमारी XYZ है वो यूएस से हटके यूरोप और साउथ अफ्रीका के रीजन में आ रही है, और जो लूमेक्स इंडस्ट्री थी हमारी हिंदुस्तान की बैठी हुई कंपनी, जो सिर्फ साउथ अफ्रीका और यूरोप में अपना माल को बेचा करती थी, उसको बैठे बैठे एक नए कंपटीशन के साथ जूझना पड़ेगा, एक नए कंपटीशन के साथ उसको compete करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज समझने का जरूरत है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा कंपनी है जिसके पास बहुत ही तगड़ा नीश है, कोई बहुत ही नायाब प्रोडक्ट बना रही है और उसको डोमेस्टिकली सेल कर रही है, सिर्फ इन्हीं कंडीशन पे वो कंपनी मिनिमल इम्पैक्ट पे रह जाएगी। अदरवाइज उस कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, चाहे वो यूएस में एक्सपोर्ट करे या ना करे, किसी दूसरी कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर रही है तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, 101% आएगा। चलिए जी, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कहाँ किस तरीके से इम्पैक्ट डिक्रीज हो रहा है। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हमारा आईटी फार्मा स्पेस पे समझ में आ गया। उससे कम इम्पैक्ट हमारा एक्सपोर्टिंग कंपनीज के ऊपर, कि जो भी कंपनी यूएस के अलावा चाहे कोई दूसरी जगह एक्सपोर्ट कर रही है वहां पर आएगा। उससे कम इम्पैक्ट आएगा हमारे डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर, जिनका डोमेस्टिकली कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो हाईली कमोडिटाइज्ड है, बट वो बेच सिर्फ डोमेस्टिकली रहे हैं, तो उससे कम इम्पैक्ट वहां पर आएगा। फिर उससे कम इम्पैक्ट आएगा हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर देखो, आइडियली सबसे कम इम्पैक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आना चाहिए। अब वो कैसे? क्योंकि देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का ऐसा तो है नहीं कि कल को कोई चाइना से बैंक उठ के आएगा और इंडिया में लैंडिंग करना चालू कर देगा, कि अमेरिका से कोई बैंक उठ के आएगा इंडिया में लैंडिंग करना चालू कर देगा, तो वहां से वो लोग प्रोटेक्टेड है। उनको प्रॉब्लम किस तरीके से आ रही है? क्योंकि उन्होंने उन कंपनियों को लोन दे रखा है जो जाके एक्सपोर्ट कर रही है। तो अगर फॉर सपोज एचडीएफसी बैंक ने लूमेक्स इंडस्ट्री को लोन दे रखा था और लूमेक्स इंडस्ट्री के सेल्स में आ गई प्रॉब्लम क्योंकि चाइना ने उसके रीजन में एंटर कर दिया, तो एंड ऑफ द डे एचडीएफसी बैंक को भी रिकवरी करने में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी, चाहे वो 3 स्टेज से इंपैक्ट होके रिड्यूस होके आ रहा हो, बट कुछ थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो आज के दिन सबसे सिक्योर कौन है? सबसे सिक्योर है फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर में भी हाउसिंग लोन वाले करने वाले जो कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज से आइसोलेटेड है। इस तरीके से हमें समझना चाहिए। अब देखो इंडिया में अगर कोई, जैसे ट्रेंड का एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर ट्रेंड क्या कर रहा है? कपड़ा बना के बेच रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कल को उठ के कोई चाइनीज कंपनी इंडिया में आएगा और इंडिया में ट्रेंड को बीट कर देगा, कि भाई एक दिन में ही ऐसा हो जाएगा कि चाइना ने आया इंडिया में, कुछ 400-500 दुकानें खोली और इंडिया में ट्रेंड को बीट कर दिया, और ट्रेंड 300 रुपए का कपड़ा बेच रहा है, वो उन्होंने 200 रुपए का ही कपड़ा बेच दिया। ऐसा रातों रात तो होने वाला है नहीं। तो यहाँ पर ट्रेंड भी थोड़ा बहुत आइसोलेटेड है, ये चीज भी हमें समझ में आ गई। तो अब हमें करना क्या है? हमें स्काउट किस तरीके से करना है? पहले तो हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत अच्छी नजर बना के रखनी है। अगर आज आप आज का भी मार्केट देखोगे, आज बहुत धुलाई पिटाई हुआ है। देखो पहली चीज तो हमें ध्यान रखना है, वैल्यूएशन करेक्ट होना चाहिए, वैल्यूएशन ग्रोथ को जस्टिफाई करता हुआ होना चाहिए, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 25% की ग्रोथ के लिए 150-200 का पी दे रहे हो। तो एक तो रिलेटिव वैल्यूएशन सस्ता होना चाहिए। सेकंड चीज क्या है कि जो आपकी कंपनी है वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट से आइसोलेटेड होनी चाहिए, किसी ना किसी तरीके से उसको अपने आप को बचाना आना चाहिए। ये चीज भी हमने समझ ली। अच्छा, अब हम क्या करें उन कंपनियों के बारे में जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है और वो हमारे पोर्टफोलियो में आज रह गई। तो पहले तो हमें ये चीज देखना है कि सपोज देखो 90% चांस है कि भाई आप किसी ना किसी आईटी और फार्मा कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो हमें तो पहले देखना है कि भाई वो प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। अगर वो कोई ऐसा एकदम नीश प्रोडक्ट बना रहे हैं कि भाई ये तो कोई और बना ही नहीं सकता, जैसे अगर हम डिवीस लैब का एग्जांपल है, तो डिवीस लैब है एपीआई बनाने वाला कंपनी। अब डिवीस लैब आइडियली नेप्रोक्सिन में मोनोपोली रखता है, उसका 70% के आसपास का मार्केट शेयर है, जो हमारे सर में दर्द के लिए या पैरासिटामोल में जो नेप्रोक्सिन जो ड्रग लग रहा है उसमें उसका मार्केट शेयर एकदम मोनोपोली बना रखा है उसने। बट क्या कल को कोई एक और ऐसा कंपनी आता है जो नेप्रोक्सिन बना सकता है और उसको सस्ते दाम में बना सकता है इन कंपैरिजन टू डिवीस लैब? आइडियल सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि देखो डिवीस लैब का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है कि एक कोई बहुत बड़ा कंपनी होगा, जैसे नोवो नोवार्डिस्क होगा जो दुनिया का सबसे बड़ा फार्मा ड्रग मेकर है, वो होगा, या फिर और कोई दूसरा कंपनी होगा, वो एक ड्रग को डेवलप करेगा। सपोज सिप्ला ने एक सिप्ला ने दवाई बना दी कि आप एक गोली खाओ और आपको 8 घंटे की नींद मिल जाएगी। सपोज ये सिप्ला ने गोली बनाई,
तो सिप्ला के उसका एक पेटेंट है, उसका एक सेट टाइम पीरियड है कि ये सिप्ला सिप्ला के नाम से इस दवाई को 10 साल तक बेचेगा। फिर 11वें साल में ये इसका पेटेंट खत्म हो जाएगा, कोई भी दूसरा कंपनी इसका फॉर्मुलेशन उठा के अपनी लैब में बना के अपना ब्रांड छाप के ये दवाई बेच सकता है। तो 10 साल तो सिप्ला की उसके ऊपर मोनोपोली है। 11वें साल में डिवीस लैब जैसे प्लेयर उस मार्केट में एंटर करेंगे और उसको दवाई को सस्ते दाम में बनाने की कोशिश करेंगे कि सिप्ला का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाज लेट्स से 1 रुपी पर टैबलेट। डिवीस लैब कोशिश करेगा कि उसको 0.5 रुपी 50 पैसे एक टैबलेट के ऊपर लिया है और उसको सस्ता बेचने का कोशिश करेगा। तो ये है डिवीस लैब का बेसिक बिजनेस मॉडल। तो जिस भी ड्रग का इन्होंने आज एपीआई बना रहे हैं, उसमें ये इतना बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर चुके हैं कि किसी भी कंपनी के लिए इतना आसान नहीं है इनको डायरेक्टली उठा के रिप्लेस कर देना। तो डिवीस लैब विद इट्स फॉरेन कस्टमर हैज सम प्राइसिंग पावर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं होगा कि भाई अगर 26% का टैरिफ लगा है तो 12-13% के आसपास का इम्पैक्ट डिवीस लैब को आएगा ही आएगा। 50% के आसपास के इम्पैक्ट तो आपको पकड़ के लेके चलना ही चलना पड़ेगा। बट हाँ, डिवीस लैब के पास थोड़ा सा ये पावर तो है कि वो थोड़ा सा बार्गेन कर सकता है, वो थोड़ा सा संभाल सकता है चीजों को। वहीं अगर आप कोई ऐसी कंपनी ले लो जिसका 1 सेकंड में रिप्लेसमेंट मिल सकता है, जैसे फॉर सपोज अगर हम बात करें किसी भी जैसे वैभव वैभव ग्लोबल के बारे में बात कर लेते हैं। वैभव ग्लोबल वो थोड़ा इमिटेशन ज्वेलरी बना के बेचता है। वो जैसे नापतोल के इंडिया के प्रोडक्ट्स आते हैं वैसे प्रोडक्ट्स वो यूएस में बेचने का कोशिश करता है। दैट इज हाईली रिप्लेसेबल। यूएस में और 50 ऐसी कंपनी है वही टुच्चा प्रोडक्ट बना रही है और वही टुच्चा प्रोडक्ट अमेरिकन कंज्यूमर को ऑलमोस्ट उसी दाम पे बेच रही है। वैभव ग्लोबल के पास सिर्फ एक ही पावर था, दैट इज वो सस्ता बना के बेचता था कि और बाकी अमेरिकन कंपनीज के कंपैरिजन में वैभव ग्लोबल सस्ता पड़ता था, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट ऑफर करता था। बट आज के दिन वैभव ग्लोबल का प्राइस एकदम से 26% बढ़ गया। तो अमेरिकन कंज्यूमर शिफ्ट करेगा फ्रॉम वैभव ग्लोबल टू अदर अमेरिकन कंपनीज विच आर ऑफरिंग द सेम क्वालिटी प्रोडक्ट। तो वैभव ग्लोबल के लिए बहुत ज्यादा समस्या है इन कंपैरिजन टू डिवीस लैब। ऐसा नहीं होगा। तो हमें आइडियल सिनेरियो में ये करना चाहिए कि हमें असेस करना है अपनी कंपनी की प्राइसिंग पावर कितनी है। क्या हमारी कंपनी वो 26% के जो टैरिफ इंक्रीज हुआ है उसको कंज्यूमर तक कितना पास ऑन कर सकती है। अब जैसे डिवीस लैब है वो बी टू बी प्लेयर है, तो बी टू बी प्लेयर में वो सामने वाले बिजनेस को कितना पास ऑन कर सकता। जो हमारा वैभव ग्लोबल है वो डी टू सी प्लेयर है, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचता है। तो वहां पर वो कंज्यूमर को कितना पास ऑन कर सकता है, क्या वो पूरा 26% पास ऑन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उससे हमें पता चलेगा कि कंपनी कितना सस्टेनेबल है। सेकंड चीज हमें देखना है क्या ये 26% का जो टैरिफ लग गया है इसको अगर हम परमानेंट मान के चलें तो उसके बावजूद भी क्या कंपनी उस रेट ऑफ ग्रोथ को सस्टेन कर सकता है कि भाई अगर डिवीस लैब 5% का ग्रोथ कर रहा है या 10% का ग्रोथ कर रहा है तो जो 26% का टैरिफ लग गया उसके बाद भी वो ग्रोथ 10% सस्टेन रह सकता है क्या। अगर रह सकता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप उसी ग्रोथ मल्टीपल के लिए उतना ही पी दे रहे हो, थोड़ा सा आपका मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब आपका ईपीएस में उतना ग्रोथ नहीं आएगा, आपका ईपीएस थोड़ा सा कम रेट पे बढ़ेगा। तो आपका रिलेटिव वैल्यूएशन आज आराम से सस्ता हो गया। आपका शेयर ने 10% की टुकाई मार दी है, आपका पी नीचे आ गया है, आपका पी में 10% के आसपास का हिसाब किताब सेट हो गया। तो ये चीज भी हमें समझ के चलना पड़ेगा। अब अगर इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं हो रही कि आपकी कंपनी कंज्यूमर को प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रही, आपकी कंपनी बिजनेस को प्राइस पास ऑन नहीं कर पा रही और अपने ग्रोथ मोमेंटम से छूट रही है कि पहले मैं 25-30% का ग्रोथ कर रही थी, अब इसके बाद मैं शायद 10% का ही ग्रोथ करूंगी, तो आपके लिए है खतरे की घंटी। तब आपको उस शेयर को हाथ छोड़ के छोड़ देना चाहिए और उस पैसे को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। ये जरूरी नहीं है सही हो। देखो, कोई भी लिख के आज के दिन कह नहीं सकता कि आगे आने वाले 10 दिन 15 दिन में क्या होगा या 1 महीने में क्या होगा। बट मेरा पर्सपेक्टिव अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता तो मेरा सबसे पहले यही होता कि इस झमेले में से बाहर निकलो, इस झमेले को छोड़ो। हम यही पैसे को कोई अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको ग्रो करने का कोशिश करेंगे जहां पर मेरे को एटलीस्ट क्लैरिटी तो है, मेरे को विजिबिलिटी तो है कि भाई हाँ ये कंपनी अच्छा है, मेरे को 2-3 साल का मेरे को विजिबिलिटी आ रहा है, मैनेजमेंट भी 1 साल के बारे में बात कर रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकता हूँ, है ना। तो उस कंपनी में जाने की सोचूंगा मैं, बजाय कि मैं उस कंपनी में टिका रहा हूँ जहां पर कंप्लीटली अनसर्टेन एनवायरमेंट है। वहां पर मेरे को यही नहीं पता कि कल क्या होगा, कि कल ट्रंप आके 5% टैरिफ बढ़ा दिया तो मेरी कंपनी की तो और 5% की सेल चली गई, मेरा बिल्कुल ही बैंड बच गया। तो उस कंपनी से मैं शिफ्ट होने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ये चीज भी हमने समझ लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी किस तरीके से स्काउट करें। अब देखो, आइडियली ये वाला वीडियो आज आना ही नहीं चाहिए था, ये वाले वीडियो की जगह आज आना चाहिए था हम समझने वाले थे आज कि हमें
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से वैल्यूएट करना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से समझना चाहिए। अब देखो, मेरे हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में आज के दिन कंज्यूमर और बैंकिंग 2 ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी लेके आ रहे हैं, काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटी हमें दे रहे हैं। अब हमें उनको स्काउट करना है, हमें आँख, नाक, कान खुले रख के उनको देखना है, समझना है। अगर आज भी आप देखोगे, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो इस फॉल से रेज़िलिएंट रही। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी की सारी अच्छी कंपनी है। बहुत सारी ऐसी भी कंपनी आपको मिलेंगी जिनका बिल्कुल बंटाधार हो चुका है, बट फिर भी आज में उनमें इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली। अब हमें बिल्कुल सही स्टेप्स लेना है। हमारे लिए हमें क्या देखना है, एक तो रिलेटिव वैल्यूएशन सही होना चाहिए। ग्रोथ में थोड़ी-सी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि अगले क्वार्टर ही मेरे को नहीं पता कि क्या ग्रोथ आने वाला है। उसके बाद जो हमारा सेक्टर है, वो थोड़ा-सा इस तरीके से होना चाहिए जो बहुत सारे जो भी हमारे टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं या गवर्नमेंट रेगुलेशंस आ रहे हैं, उनसे थोड़ा-सा आइसोलेटेड हो। मतलब वो सेक्टर पे ज़्यादा चिक-चिक नहीं होनी चाहिए कि भई आज आके गवर्नमेंट ने एक्साइज़ ड्यूटी बढ़ा दी, आज आके गवर्नमेंट ने एक्साइज़ ड्यूटी घटा दी, आज ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया, आज ट्रम्प ने टैरिफ हटा दिया और उसी वोलेटिलिटी में वो बिज़नेस फँसा रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फ़ोकस करना है उन कंपनीज़ के ऊपर जो या तो ऐसे एनवायरनमेंट में है जिसमें रेगुलेशन मोर और लेस हो चुका है, जैसे हमारा फाइनेंस, तो उसमें आरबीआई अपने रेगुलेशन लेके आया हुआ है, वो मोर और लेस स्टेबल है। ऐसा कोई भी आरबीआई वॉलेटाइल मूव मूव नहीं लेके आएगा कि भाई कल से आपकी कंपनी की एकदम बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाए, कि बिल्कुल बैंड ही बच जाए कि कोटक महिंद्रा बैंक को लोन करने से मना कर देंगे, एचडीएफसी बैंक को लोन करने से मना कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। तो हमें थोड़ा सा उस तरफ जाना चाहिए। अब इसीलिए कल मैं एक सुबह सुबह आपके पास वीडियो आएगा करीबन 6 साढ़े 6 बजे के आसपास, जिसमें हम समझेंगे कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से समझना चाहिए। अब देखो, Q4 स्टार्ट हो गया है, हम स्टार्ट करेंगे भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के साथ ही। जितनी भी कंपनियों का फाइनेंशियल रिजल्ट्स आएगा, स्पेसिफिकली जो हमारी एनबीएफसी हैं और बैंक्स हैं, या फिर चलो सारे ही जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, हम सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। कुछ 150 कंपनी है फाइनेंशियल्स में मेरी लिस्ट में, उन सबको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा इस Q4 में। तो कल सुबह आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि रिलेटिव वैल्यूएशन किस तरीके से निकालते हैं, एक बिजनेस को समझते कैसे हैं, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चलता किस तरीके से, एक बैंक चलता किस तरीके से, एक एनबीएफसी चलती किस तरीके से, इसमें क्या-क्या सब सेगमेंट्स होते हैं, एक बैंक में, एक पीएसयू में, एक प्राइवेट प्लेयर बैंक में, एक पीएसयू में, एक एनबीएफसी में, एक हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी में, इन सब में क्या फ़र्क है? ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है या ये आईडीएफसी फर्स्ट जैसे बैंक्स हैं, इन सब में क्या डिफरेंस है? इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज के दिन तो यही कहानी है कि हमें देखो, अगर आज के दिन आपसे कोई कह रहा है ना कि भाई ट्रम्प के टैरिफ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप लॉन्ग टर्म बाज़ार में हो, ठीक है, देखो आइडियली बात सही है कि आप लॉन्ग टर्म बाज़ार में हो, टैरिफ बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहिए कि भाई ओवर द पीरियड ऑफ 10 इयर्स अगर आप देखते हो कि आपका 10 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी बचा है, तो 10 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप शायद कभी याद नहीं करोगे कि यूएस ने टैरिफ मारे थे और उस समय मार्केट कि किस रेट पे आके निफ्टी गिर गया था। बट जब आपकी नेटवर्थ का 80-90% स्टॉक मार्केट में लगा होता है ना, तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। आपको उससे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। बट उस फर्क के चक्कर में आप कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले लें जो आपके अगले 10 साल का रिटर्न हैम्पर कर दे, कि भाई आप मार्केट से बाहर आ गए, कि भाई ये बाजार सब जुआ है, ये है सब। मतलब हमें लॉजिकली सोच के सही डिसीजन लेने की तरफ जाना है। आपका डिसीजन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, बट आज जो आप सोच रहे हो, आप अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी पे सोचो, आप अपना 100% दो, और उसके बाद जो सही होगा, गलत होगा, वो आगे देखी जाए। बट एटलीस्ट हमें ट्राई करना है कि हम सही हो, हम आलतू-फालतू कंपनी में ना फँसे, हम कोई ऐसी कंपनी में ना फँसे जिसका बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है। अब जैसे अगर हम आज के भी टॉप यूज़र में देखें, तो टॉप यूज़र में ट्रेंड था। अब ट्रेंड में एक ही कमी है कि उसका रेट ऑफ ग्रोथ नीचे गिर गया, कि जो कंपनी पहले 70-80% पे बढ़ा करता था, अब उसने शायद 25-30% के आसपास का ही ग्रोथ दिखाया था लास्ट क्वार्टर में, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो अगर आप 70% की रेट ऑफ ग्रोथ से 30% की रेट ऑफ ग्रोथ पे आ जाओगे, तो आपको मैसिव पी रेटिंग, डी रेटिंग देखने को मिलेगा। और वही हमें देखने को मिल रहा है कि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है यूएस के टैरिफ इंप्लीमेंट करने का ट्रेंड के साथ, बट ठुकाई पिटाई उसकी सबसे ज्यादा हुई क्योंकि उसका जो वैल्यूएशन था वो बहुत ज्यादा था और वो अपनी ग्रोथ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, कि वो इतने हाई पी पे उतनी हाई ग्रोथ लेके नहीं आ पा रहा था। इसलिए बाजार के साथ साथ उसकी गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिली। तो इन जगह ना फंसे, हम करेक्ट वैल्यूएशन कंपनी लें, हम करेक्ट बिजनेस मॉडल वाली कंपनी लें, जो आज हमें इंफॉर्मेशन है हम उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करें
और सही डिसीजन लेने की कोशिश करें। फिर आगे जो डिसीजन होगा, सही होगा चाहे गलत होगा, उसको हम फेस करेंगे। तो चलिए, मोटा-मोटी यही थी कहानी, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।